चलिए, सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मेरे बच्चों। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनो। आईआर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं। मैंने सीक्वेंस से लेक्चर बनाने की कोशिश की है। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लेक्चरों को आप प्लीज देख लो, पुराने वालों को, जिसको भी रैंक लगाना है देख लो। जो भी रैंक लगाने का इच्छुक है वो इस लेक्चर को देख लो, आपको बहुत क्या होगा, बेनिफिट। आज हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे मेरे बच्चों, जिसका नाम है सार्क। सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का क्षेत्रीय संगठन है उसकी बात करेंगे, उसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में विफल हो गया है, इसके क्या कारण हैं, सार्क को अधिक उपयोगी संगठन बनाने के लिए समाधान प्रस्तुत कीजिए। सार्क हैज फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर वेरियस रीजन बिहाइंड इट, प्लीज प्रोवाइड सम सजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव बॉडी। तो इस सवाल का आपको आंसर आना चाहिए। दूसरा सवाल है जो हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे, क्या बिम्स्टेक सार्क का विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, विश्लेषण कीजिए। कैन बिम्स्टेक वर्क एज अ अल्टरनेटिव टू सार्क, एनालाइज। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसी में पूछा गया था ये सवाल, और मैंने पिछले साल भी अपने सारे बच्चों को ये सवाल कराया था। जो अभी पेपर हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया। तो आइए जरा सार्क की बात करते हैं कि सार्क है क्या, और सार्क का गठन क्यों हुआ, और ये एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान और उसके पड़ोसी देश, क्या बच्चों, नेबर कंट्रीज, इमीडिएट नेबर। हिंदुस्तान आपको पता ही है एशिया में एक कंट्री है, एशिया में साउथ की एक कंट्री है। तो और जो इसके पड़ोसी हैं वो साउथ एशिया में आते हैं। कौन से एशिया में, दक्षिणी एशिया में, है ना। इसीलिए भारत एशिया में बहुत बड़ी पावर है, और इसके जो पड़ोसी हैं उनसे मिलाकर एक संगठन बना है जिसका नाम है सार्क। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं मेरे बच्चों, तो इधर से चालू करना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव। ये 3 कंट्री हैं, बस याद करने के लिए बता रहा हूं। इन 3 कंट्रीज में मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज है, मेजॉरिटी मुस्लिम है। फिर हिंदुस्तान है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर बांग्लादेश, यहां पर भूटान, यहां पर नेपाल, एक बांग्लादेश। ये 8 कंट्रीज हैं जो सार्क में हैं। दीज आर दी 8 कंट्रीज इन दी सार्क। ठीक है। अब एक क्षेत्रीय संगठन होता क्या है, संगठन कई तरह के होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करे, नीति निर्माण करे। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल विच इज क्रिएटेड टू डिबेट, डिस्कस एंड मेक फ्रेम लॉ ऑन ग्लोबल इश्यूज। जैसे WTO है, जैसे UN है, ये सब कैसे संगठन है, IMF, WTO, ये पूरे दुनिया को के लिए नियम बनाते हैं। पर दूसरे संगठन होते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, जो आसपास के देश मिलकर संगठन बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन, ये यूरोप के सब देश, अधिकतर देश उसमें शामिल हैं। आसियान आपने सुना होगा, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों, आसियान। अफ्रीका यूनियन है। फिर नाफ्टा है अमेरिका, इसमें ये रीजनल संगठन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि दूसरा सवाल ये होता है, ये रीजनल संगठन क्यों बनते हैं, तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आए कि क्षेत्रीय संगठन बनते क्यों हैं, व्हाई रीजनल बॉडीज आर क्रिएटेड।
यह क्षेत्रीय संगठन बनते क्यों हैं? क्षेत्रीय संगठन बनने का एकमात्र उद्देश्य है मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी को LIC बेचनी, क्या बेचनी है, या अपना दूध बेचना है भैंसिया का, तो कहाँ बेचने जाए? क्या अपने गांव 100 किलोमीटर दूर बेचने जाए? क्या होगा? ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत आए और रोज ये काम कर नहीं सकता। तो सबसे पहले एक LIC एजेंट किसको चिपकाएगा? LIC पहले जाएगा सुबह उठते ही, भैया जी चाय, थोड़ा सा बात करना था आपसे। जब आपका जीवन नहीं रहेगा तो देखिए आपके घर का कैसे चलेगा, देखिए आज LIC कर लीजिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। पड़ोसियों को बेच देगा, क्योंकि उसको वहां आसानी से वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। और बंदे को भी कन्वीनियंट है, जिसको LIC लेनी है वहीं बंदा मिल गया, नहीं तो कहाँ जाता ढूंढने। ऐसे ही घर में हो गई चीनी खत्म तो कहाँ जाओगी मांगने? फोन करोगी अपनी मौसी की लड़की को कि भिजवा दे, मैं भेज रही हूँ अपने लड़के को 50 किलोमीटर। नहीं, पड़ोसी के से मांग ला, हम भी तो देते हैं, मांग के ले जाती है बाहर। ऐसे ही पड़ोसियों के साथ रहने से, बढ़िया संबंध बनाने से आप अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आपदा, जितनी भी तरह के संबंध हैं, वट एवर द रिलेशन विच यू आर मेकिंग, be it socially, economically, scientifically, टेक्नोलॉजिकली, डिजास्टर, अभी तो कोविड चल रहा है तो हेल्थ में क्यों ना हम एक दूसरे के साथ संबंध कर लें। जो तेरे पास बेहतर है तू दे दे, और जो मेरे पास बेहतर है मैं दे दूं। इसीलिए क्षेत्रीय संगठन बढ़ते। व्यापार अमेरिका करने जाएंगे 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर कौन जाएगा? 50 किलोमीटर दूर नेपाल है, इधर जाओगे तो बांग्लादेश है, उधर जाओगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। यहाँ आप बढ़िया से व्यापार कर सकते हो। कल को सुरक्षा है आपकी, कोई डिजास्टर आ जाता है, सैटेलाइट, अंतरिक्ष, इनमें कोऑर्डिनेशन चलता है। क्या ये बात समझ में आ गया? और इसी को बेटर करने के लिए रीजनल लेवल पर ग्रुपिंग बनती है मेरे बच्चों। क्या बनती है? रीजनल लेवल पर ग्रुपिंग बनती है। और रीजनल लेवल पर जब ग्रुपिंग बनती है तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि क्या हो जाए, सारी चीजें ठीक से हो जाएं। क्या बात क्लियर हुई? सारी चीजें जब ठीक से हो जाएंगी तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो रीजनल ग्रुपिंग का यही उद्देश्य रहता है। तो भारत और भारत के पड़ोसियों ने एक ग्रुपिंग बनाई है जिसका है नाम सार्क। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि सार्क क्या है। सार्क क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है मेरे बच्चों, छोटा एग्जाम दोगे तो ये पूछी जाएगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। द रीजनल एसोसिएशन कॉपरेशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन 8 दिसंबर 1985। यहाँ पूरी दुनिया की 20% आबादी, 21% आबादी रहती है, इंडिया में ही 17-18% है, अब तो और बढ़ गई होगी। 7 देश शुरू में इसमें थे, बाद में अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया। तो व्हेन इट वाज फॉर्मुलेटेड देयर वाज 7 कंट्रीज एंड लेटर इन 2007 अफगानिस्तान जॉइंड हैंड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। 21, तो आप कितने हैं? 8। ठीक है। क्यों बना गया था संगठन आप जान चुके हैं। बड़ी बड़ी अच्छी बातों के लिए बनाया गया था कि हम अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को सहयोग करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गरीबी, पर्यावरण, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक जितने भी पक्ष हैं सबके बारे में इन्होंने अच्छी बातें कर ये संगठन बनाया। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड टू इंश्योर that there will be a holistic coordination among the country in the various sectors। ठीक है, 85 से इसने काम करने
करना चालू कर दिया। किया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 2016 से जब से पाकिस्तान ने उरी क्षेत्र में हमारे यहाँ हमला किया था, तब से इसकी बैठक नहीं हुई है। 2016 में इसकी आखिरी बैठक, उससे पहले हुई थी, उसके बाद ये सस्पेंशन मोड में है और इंडिया ने बिम्स्टेक की राह पकड़ ली है। बिम्स्टेक को भी देखेंगे। पर ये ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों है? व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट एबल टू मीट इट एक्सपेक्टेशन? क्यों इन देशों, ये सार्क जो संगठन हमने बनाया था, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? बहुत सीधा सा सवाल है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाया? तो मैं आपको कारण बता देता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे जिगर के टुकड़ों। ये आसियान जो यहां पर संगठन है, जो बहुत ही अच्छा संगठन है, उसका वो नहीं ले पाया, यूरोपियन यूनियन की तरह इंटीग्रेट नहीं कर पाया, एक फेलियर बन के रह गया। रीजन बहुत साफ है, आपको रीजन याद होने चाहिए। क्या इसके रीजन है, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। इतिहास की बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहली गड़बड़ क्या है? पहली गड़बड़ यह है कि जो सदस्य देश हैं वो आपस में लड़े थे या लड़ रहे हैं, या उनके बीच में आज भी विवाद है। ऑल दी मेंबर कंट्रीज आर हैविंग डिस्प्यूट विद ईच अदर। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच में विभाजन हुआ था, सर फोड़ा था एक दूसरे का, अलग हुए थे, नोआखली के हमले, बिहार के हमले, डायरेक्ट एक्शन ऑफ जिन्ना। हिंदू मुस्लिम संस्कृति एक साथ मिलकर नहीं रह पाई और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने क्या बना लिया? वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान। तो जो विभाजन के दंश पर खड़ा हो व्यापार करेगा, वो इंटीग्रेट करेगा? नहीं करेगा। दूसरा, फिर ऐसे ही पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना मेरे जिगर के टुकड़ों, विभाजन। फिर आज की डेट में भारत और जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। 1948 में ही, आज़ादी के बाद ही जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद चालू हो गया और उन्होंने बहुत बड़ा हमारा हिस्सा आज भी हथिया रखा है। समझ में आ गया? नीचे यहाँ पर आप जाएंगे तो रण ऑफ कच्छ से लेकर सरक्रिक तक कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हैं। आतंकवादी वो हमारे ऊपर भेजते रहते हैं, उरी का अटैक करते हैं, संसद का हमला कर सकते हैं, और आप व्यापार करने की बात करते हैं। एक आदमी जो आपका सुबह सर फोड़ता और शाम को कहता है चलो आ जाओ चाय पीते हैं साथ में, पी लोगे? आप कहोगे नहीं बहना, एक बार देख लिया तुमको, अब नहीं सहना, अब हम जा रहे हैं, हम तो अपनी गली ही बदल लेंगे। यस या नो? या व्यापार करोगी? तो कोई उससे नहीं व्यापार। ऐसे ही संस्कृति अलग अलग है। भूटान नेपाल के बीच में विवाद है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में द्वीपों को लेकर विवाद है, मछुआरों को लेकर विवाद है। कच्चा तीवा तालु एक द्वीप है, क्या नाम है उसका? कच्चा तीवा तालु, उसको लेकर विवाद है। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया ऑन कच्चा तीवा तालु, तो उसको लेकर विवाद है। मछुआरों को हमारे मारा जाता है, पकड़ लेते हैं श्रीलंका वाले, उसको लेकर विवाद है। यहाँ पर तमिलों के साथ अत्याचार हुआ है, उनको माइनॉरिटी समझा गया है, उसको लेकर विवाद है। देयर हैज बीन अ ग्रेट डिस्प्यूट। क्या? देयर हैज बीन अ ग्रेट डिस्प्यूट। उसके बाद बांग्लादेश, संस्कृति अलग अलग है। ये देखिए, ये 3 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम हैं, और बांग्लादेश भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। यस और नो? तो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और भारत पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि ये माइनॉरिटी के ऊपर क्या कर रही हैं? अत्याचार कर रही हैं। भारत जब एनआरसी निकालता है जम्मू कश्मीर आसाम में, तो बांग्लादेश डर जाता है। भारत जब क्या करता है,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट करता है और कहता है कि मुसलमानों को छोड़कर अगर कोई हमारे आसपास जैन है, बुद्ध है, पारसी है, बुद्ध है, सिख है, हिंदू है और आना चाहे तो आ सकता है, और मुसलमान को रोक देता है, कहता है नहीं वो नहीं आ सकता। तो नेबरिंग कंट्रियों में एक थ्रेट जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका डिस्प्यूट है। एनआरसी में हम अपने 19 लाख लोग आसाम में पाए गए हैं। आसाम में बहुत सारे बांग्लादेश का जब उद्भव हो रहा था, व्हेन a nation is carved out in 1971 तो क्या बहुत सारे शरणार्थी भारत से बांग्लादेश से आसाम में गए और आसाम में ही बस गए और आज वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली बोलने वाले वो लोग वहां पर चले गए और वहां पर फिर आगे जाके आसाम अकॉर्ड हुआ। तो ये डिस्प्यूट है शरणार्थियों का। चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है बेटा। सारी हमारी पड़ोसी कंट्रियों में हैवी क्या डाल रखा है इसने, हैवी इन्फ्लुएंस है चाइना का। चाइना का हैवी इन्फ्लुएंस है, सबको डेट ट्रैप के जाल में फंसा रखा है। तो इन्वेस्टमेंट देखना चाहोगे तो एक सेकंड हम कोशिश करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट दिखा सके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि कहां उसने कितना पैसा लगा रखा है। ये देखिए कितना पैसा लगा रखा। अफगानिस्तान में 210 मिलियन, म्यांमार जो कि सार्क का पार्ट नहीं है, ये आसियान का पार्ट है, याद रखिएगा, इसमें भी 2 मिलियन। बांग्लादेश में 13 बिलियन, 3 मिलियन श्रीलंका में, इनका तो हमन टोटा ही रख दिया। नेपाल जो हमारा पड़ोसी है, मालदीव में 970 मिलियन, और पाकिस्तान में तो सब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, लगभग 13 बिलियन का। इंडिया का इनके साथ कितना इन्वेस्टमेंट है इंडिया का? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, श्रीलंका में 10 गुना कम है, म्यांमार में 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर है, बांग्लादेश में हमारा नीले में है, वी आर इन दी ब्लू कलर। इसकी देखिए ऊंची ऊंची। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, जब इतना पैसा कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे रहा है, अ कंट्री इज गिविंग टू अनदर कंट्री, तो क्या होगा? इतना ज्यादा पैसा दे रहा है तो उनके ही इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उसी की बात मानेगा। और हैवी इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखा है और सबको डेट ट्रैप में फंसाते जा रहा है और अपनी तरफ खींचते जा रहा है। और आपको पता ही होगा, चाइना और इंडिया के बीच में एक युद्ध हो चुका है 1962 में, और डोकलाम के बाद 2017 के बाद रह रहकर कहीं पर भी झड़पें होती रहती हैं। तो अपनी तरफ क्या कर रहा है? अपनी तरफ देशों को आकर्षित कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं, और भारत कहीं भी टिक नहीं पा रहा है। वो खुद क्या बन रहा है मेरे जिगर के टुकड़ों? हमारे पड़ोसी मुल्क क्या है? किशन है और हम हैं राम। हमारी तरफ जब वो पैसा मांगने आते हैं कि भाई हमको कुछ पैसा दे दो, हमको रेल बनानी है, हमको बस बनानी है, हमारे को स्कूल बनाने हैं, हमको इंडस्ट्री बनानी है, हम कहते हैं भाई हम तो खुद ही गरीब कंट्री हैं, तुम्हारा क्या भला कर। तो हम फिर भी जो हमसे हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करते हैं। इंडिया बहुत मदद कर रहा है। इंडिया सोता हुआ हाथी है, प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी जो बन पड़ता है वो करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब आप कहां जाएंगे, जब दूसरी तरफ वो अमरीश पुरी साहब चीन इनकी तरफ जाता है तो वो बोलता है कितना पैसा चाहिए तुमको? बोला 100 रुपए। ले 500, अपना ही दोस्त है, और कोई और दिक्कत हो तो बोलियो। तो सारी की सारी कंट्री चाइना की तरफ चली जाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है मेरे बच्चों। क्या है? हो जाओगे मजबूर तुम भी कुछ इस तरह, हो जाओगे मजबूर तुम भी कुछ इस तरह। तो मजबूर हो ही जाता है आदमी, जब उसको फायदा हो जाता है तो वहीं जाएगा। यस या नो? तो
इन देशों की मजबूरी है कि भारत का पड़ोसी होते हुए भी यह देश क्या कर रहे हैं, उनके चंगुल में फंस गए। हाँ भाई, इन कंट्रीज के ऊपर एक एक करके मैं आपको वीडियो बनाना चालू करूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है इन देशों में व्यापार बहुत कम है। आपस में जो ये व्यापार करते हैं वो अपने व्यापार का कुल 5% करते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि अपने कुल व्यापार का सिर्फ 5%। अब एक आदमी है जिसका 5 रुपया एक दुकान पे लगता हो और 95 रुपये कहीं और, तो अगर 5 रुपये छुट भी रहे होंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? कहेगा छुटते हैं तो छुटने दे। क्योंकि इन देशों के बीच में मेरे जिगर के टुकड़ों क्या है, कुल ही व्यापार 5% है। तो इसीलिए एक दूसरे से सही रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन इज द बेस्ट इंटीग्रेशन। आप किसी से आर्थिक संबंध बना लो, बाकी प्यार मोहब्बत के संबंध अपने आप बन जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए बोला जाता है कि आर्थिक संबंधों को मजबूत करो, बाकी संबंध अपने आप। भारत ने कोशिश की थी कि हम इस जगह पर फ्री ट्रेड कर लें। फ्री ट्रेड मतलब आपस में मुक्त व्यापार कर लें। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, व्हाट इज साफ्टा। तो हमने मेरे जिगर के टुकड़ों साफ्टा करने की कोशिश की थी। क्या करने की कोशिश की थी? साफ्टा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार। वो भी सफल नहीं हो पाया, वो भी साफ्टा भी नहीं हो पाया। ये देखिए, इंडिया का ट्रेड है पूरी दुनिया में 800 बिलियन का, पुराना डेटा है, और 800 बिलियन का। और इनके साथ कितने का है? सार्क देशों के साथ बताओ। 800 रुपए का बिजनेस आपका बाहर चल रहा हो, 17 का अपने पड़ोसियों के साथ चल रहा हो, आपको पड़ोसियों से कुछ प्यार आएगा? ऐसे ही बाकी देशों का साथ भी है। तो ये फेलियर्स के कुछ कारण हैं, ये फेलियर्स के कुछ कारण हैं। और आतंकवादी हमला हुआ, प्लस पाकिस्तान और भारत, ये लोग आपस में टकराते रहते हैं। प्लस एक और कारण है कि आपस में एग्रीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड ट्रांसपोर्टेशन लिंक नहीं है, इंटरकनेक्ट नहीं है, इंटरकनेक्ट नहीं है। तो जब सड़कें ही आपस में नहीं मिलेंगी, भारत से एक ट्रक को 45 दिन लगता है बांग्लादेश जाने में, इतने तो आलू प्याज टमाटर सड़ जाता है। 15-20 दिन में चाइना से ट्रेन चलती है और यूरोप पहुंच जाती है। यूरोप 15 दिन से भी कम में पहुंच जाती है, और हमारा पड़ोसी के यहाँ जाना है 45 दिन। तो क्या है, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। और सबसे जरूरी चीज है इस दुनिया में अगर संबंध स्थापित करने हैं, क्या? कनेक्टिविटी, 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 कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी। आपको बिजनेस करना है, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, फिजिकल कनेक्टिविटी या वर्चुअल कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी ना ढूंढते फिरोगे टावर किधर है भाई, तुम्हारा आ ही नहीं रहा है, तो क्या बात हो सकेगी? तो जब फिजिकल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है तो बात बनने वाली नहीं है। खैर, हमने एक बीबीआई समझौते की बात की थी, और बीबीआई समझौता कि हम 4 देश मिलकर आपस में समझौता कर लेते हैं। कौन कौन से देश? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। क्योंकि ये 4 संगठन तो कैसे हैं? ठीक है, 4 संगठन तो कैसे हैं? ठीक है, आपस में इनमें झगड़ा नहीं है, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब जब से उरी अटैक हुआ तो भारत ने बोला अब हम सार्क के नहीं, इसमें पाकिस्तान लफड़ा पहुंचाता है, हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे? हम चले जाएंगे बिम्स्टेक में। उसमें
जब हम बिम्स्टेक में जाएंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, बिम्स्टेक की एक पिक्चर दिखाता हूं आपको 2 मिनट में। अगले लेक्चर में हम बिम्स्टेक के ऊपर बात करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि भारत ने बोला इन सब पाकिस्तान को लेस कर देता हूं मैं, और हमने एक संगठन और पहले बना रखा है बिम्स्टेक, उसके तहत हम आपस में बात कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक संगठन में लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग इन बिम्स्टेक। अब इसमें इधर के तीनों देश नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, बाकी ये कंट्री हैं, और 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो हम बोला कि हम इस जगह में अपना रीजनल कोऑपरेशन अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ा लेते हैं। पाकिस्तान अड़ंगा डालता है, आतंकवाद लाता है, भारत को नीचे दिखाता है, हमको जितने भी अपने काम करने इसके थ्रू कर लेते हैं, और भारत बिम्स्टेक की तरफ बढ़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सार्क को अगर भारत छोड़ दे तो भी क्या उसका काम चल जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, और इसका आंसर है नहीं। क्या बिम्स्टेक सार्क का विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है? विश्लेषण कीजिए। कैन बिम्स्टेक वर्क एज अ अल्टरनेटिव टू सार्क? एनालाइज। द आंसर इज यस एंड नो। बिम्स्टेक के थ्रू भारत नेपाल के थ्रू, श्रीलंका के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, भूटान के थ्रू और म्यांमार और थाईलैंड के थ्रू आसियान तक जा सकता है। लेकिन अगर भारत को अपने वेस्ट की तरफ देखना है, इराक की तरफ देख रहा है, ईरान की तरफ देखना है, अफगानिस्तान के मुद्दे की तरफ देना है, पाकिस्तान से कभी तो बात करोगे ना, या ऐसे ही करते रहोगे, मुंह फुला के बैठे रहोगे? वो आपका पड़ोसी है, बात करनी ही मालदीव, और जब उनसे बात करोगे आप तभी बात बनेगी। बात करने से ही बात, हाँ याद रखना, जीवन में हर चीज का एक ही हल है, बातचीत करना। तो बिम्स्टेक से हो सकता है भारत बहुत चीजें सुलटा ले, लेकिन सार भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, और बार बार आईआर के एनालिस्ट इसी तरफ इशारा करते हैं कि भारत को सार्क को रिवाइव करना चाहिए, और उसके थ्रू चाइना ऑब्जर्वर है उसमें, उसका आप सदस्य नहीं है, पर पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के लिए और मालदीव के लिए और पूरी वेस्ट, अपनी जो उसकी लुक वेस्ट पॉलिसी है उसके तहत बात करनी चाहिए। आप मेरे आने वाले लेक्चर भी देखते रहिएगा मेरे बच्चों, एक एक सवाल आईआर का मैं आपका करंट अफेयर का करा दूंगा। इसमें जितनी भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको प्लीज आप देखते रहिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। मैंने सीक्वेंस से ये सीरीज बनाई है, उसको आप पूरा पहले लेक्चर जाइए देखिए, और किसी को भी एडमिशन लेना है तो जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 4 में पढ़ाता हूं, मेरा रेफरल कोड है रजनीश 10, इससे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।